Hello everyone, this is your revision video. Next part, our next topic is minerals. Minerals have a definite chemical composition with one or more elements. Minerals क्या होते हैं, उनमें definite chemical composition होता है, मीन्स कुछ केमिकल फिक्स होते हैं कि इस रॉक के इस मिनरल के अंदर यही केमिकल्स होंगे और उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं. जो मिनरल्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर. जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके अंदर रॉ फॉर्म में मीन्स कच्चे फॉर्म में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सभी रॉक्स में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. जिस रॉक में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कोई एक स्पेसिफिक मिनरल प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं ओर. ORE और. Minerals can be identified on their chemical properties like solubility and reactivity. Minerals को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? Either on their chemical properties or by their physical properties. उनके अंदर chemical और physical properties दोनों होती है. chemical properties होती है जैसे कि solubility हुई, reactivity हुई. फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी डेंसिटी, उनका कलर, उनकी हार्डनेस. इनके थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल है. So physical properties of minerals: hardness, color, streak color, luster and cleavage. Hardness means resistance to scratching. वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसको स्क्रैच नहीं किया जा सकता है. Color gets tarnished or oxidized, which affects the color of minerals. Streak color, color of finely ground powder. Luster, the way it reflects light. And cleavage, how it breaks into flat surfaces. Okay, now types of minerals. Minerals के types कितने होते हैं? On the basis of their composition, minerals are classified into metallic and non-metallic minerals. उनके composition के basis पे उन्हें two parts में divide किया गया है. एक हो गए metallic minerals and another one is non-metallic minerals. So first one is metallic minerals. Metallic minerals are those from which metals such as iron, copper, aluminum, gold, silver, etc. are derived. जिन मिनरल्स में से मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गए, जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो उनसे डिराइव होते तो वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स. दे आर फाउंड एज ओर्स. ये ओर्स के प्रेजेंट में फॉर्म होते हैं, मीन्स किसी भी एक रॉक के अंदर वही मिनरल का लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे वो. मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मोस्टली मेटेलिक मिनरल्स कौन से रॉक में प्रेजेंट होते हैं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में. फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम एटसेट्रा. ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स मीन्स इनके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. Some minerals are also found in alluvial deposits on river beds. कुछ मिनरल जो रिवर बेड में alluvial डिपॉजिट होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. Metallic minerals can be further classified into ferrous और नॉन फेरस मिनरल्स. अब जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको फर्दर टू में क्लासीफाई किया गया. वन इज़ फेरस एंड अनदर वन इज़ नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स कंटेन आयन. जो फेरस होते हैं नाम से समझ में आ रहा है आपको, Fe जो होता है वो आयन का केमिकल फॉर्मूला होता है. तो फेरस मीन्स जिसमें आयन प्रेजेंट होता है जैसे कि आयन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया एटसेट्रा. और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयन प्रेजेंट नहीं होता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. नाउ माइनिंग. मिनरल्स आर प्रेजेंट एज ओर्स इन द रॉक्स. मिनरल कैसे प्रेजेंट होते हैं? और के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर. डिगिंग आउट मिनरल्स और मेटल्स फ्रॉम डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज माइनिंग. फिर वो जो अर्थ क्रस्ट के बहुत ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें वहाँ से बाहर निकालना, डिग आउट करना, वो प्रोसेस होती है माइनिंग. ऐसा तो ही नहीं कि आपको ऊपर रॉक्स के ऊपर ही दिख जाएंगे कि हाँ ये मिनरल यहाँ पर रखा हुआ है. ऐसा नहीं होता है ना. वो अर्थ का जो सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से उन्हें बाहर निकालना जो प्रोसेस होती है वो होती है माइनिंग. मिनरल्स आर बरीड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. अब जो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती है वहाँ पर मिनरल्स बरीड होते हैं. टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स और डेप्थ ऑफ द अर्थ इन्वॉल्व डिफरेंट मैथड्स.
अब जो लेयर्स पे जिस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, जितनी भी लेयर्स होती है अर्थ की, अलग अलग लेयर में अलग अलग मिनरल्स डिपॉजिट होते, तो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ की जाती है। जैसे फर्स्ट हो गई क्वेरिंग। माइंस क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वेरीज। जो माइंस सरफेस, अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज होती है, उन्हें हम कहते हैं क्वेरीज। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम दिस क्वेरीज इज नॉन एज क्वेरिंग। फिर जो मिनरल्स यहाँ अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज होते हैं, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वो होती है क्वेरिंग। सेकेंड होगी ड्रिलिंग। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप वेल्स इज नॉन एज ड्रिलिंग। जो पेट्रोलियम होता है वो डीप वेल्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं, उन्हें वहाँ से निकालने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ड्रिलिंग। और थर्ड प्रोसेस इज माइनिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ सरफेस के नीचे से जो निकाले जाती है वो मिनरल्स, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उन्हें, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। अब माइनिंग भी टू टाइप की होती है, एक होती है ओपन पिट माइनिंग एंड अनदर वन इज शेफ्ट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग, मिनरल्स एट शैलो डेप्थ आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ओपन पिट माइनिंग। जो शैलो डेप्थ में होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होते, शैलो डेप्थ में ही होते, तो उन्हें निकालने की प्रोसेस होती है ओपन पिट माइनिंग। ये अर्थ सरफेस को रिमूव करके फिर निकाले जाते हैं। और शेफ्ट माइनिंग में जो होता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ में होते, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, उन्हें निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस होते हैं शेफ्ट माइनिंग। इसमें अर्थ सरफेस के अंदर एक बहुत बड़ा होल किया जाता है, डीप होल किया जाता है, फिर मिनरल्स को निकाला जाता है। Now next topic is power resources. Resources that are used for generating energy or power are known as power resources. जो resources एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या जिससे पावर जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं पावर रिसोर्सेज। सोर्सेज ऑफ पावर इंक्लूड वाटर, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर एनर्जी। Power or energy is an integral part of our lives. Aspects like transport, communication, industries, agriculture, defense purposes are dependent on it. ये सारे जो हमारे डेली एस्पेक्ट्स है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हुआ, हम डेली यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, एग्रीकल्चर हो गए, डिफेंस पर्पस हो गई, सब किस पर डिपेंड करते हैं? सब पावर रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। सो पावर रिसोर्सेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है पावर रिसोर्सेज को। One is conventional and another one is non-conventional. Conventional sources क्या होते हैं? Power resources that have been commonly in use from a longer period of time are known as conventional resources. जो पावर रिसोर्सेज कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, उन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसमें आ गया फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, ये सारे हो गए कन्वेंशनल सोर्सेज। फायरवुड क्या होता है? इट हैज़ बीन यूज इन सिंस अर्ली टाइम्स। पीपल इन विलेजेस और ट्राइबल्स हैड एन ईजी एक्सेस टू द फायरवुड। फायरवुड देखा है आप लोगों ने? विलेजेस में, ट्राइबल्स में हम लोग ईजीली एक्सेस करते हैं, जैसे चूल्हा जो हम बोलते हैं वो लगाते हैं। ऑल्थो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एट लार्जर स्केल, यूज ऑफ फायरवुड हैज़ बीन फॉरबिडन इन मैनी कंट्रीज। अब उसमें क्या होता है? चूल्हा लगाएंगे तो लकड़ियों की ज़रूरत होगी, लकड़ियों से ही लगाते हैं ना, तो अब लकड़ियाँ कहाँ से आएगी? फॉरेस्ट कट होते, तो जो डिप्लीशन होने लगे फॉरेस्ट का लार्जर स्केल पे, तो फिर कुछ कंट्रीज़ ने फायरवुड बंद कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू लोकल और ट्राइबल्स एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल टू लार्ज मासेस। ईजिली एक्सेसिबल होगा, ठीक है, ईजिली यूज़ करते लोकल्स और जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो लोग इसे, और ये सोर्स ऑफ फ्यूल है लार्ज मास पे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? Collection of firewood takes time. Ruthless cutting of trees causes deforestation. Its burning pollutes the environment and promotes greenhouse effect as added to global warming. अब जो फायरवुड कलेक्ट करने के लिए टाइम भी लगता है, फिर ट्रीज कटिंग होती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर जब इनको जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में ये हेल्पफुल होता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सरफेस के नीचे होते हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं फिर वो बरी हो जाते हैं अर्थ सरफेस के नीचे,
फिर वो फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट लगती है अर्थ पे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लगते हैं इन्हें बनने के लिए। सो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं। Coal is a fossil fuel which is found in abundance. Coal finds its uses in household purpose and industries like iron and steel for generation of electricity. ठीक है, कोल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है। हम बहुत बार कोल को हाउस होल्ड पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे सिगड़ी वगैरह लगाते तो उसमें कोल यूज़ होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और इसको इजीली हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ बल्कि टू ट्रांसपोर्ट एंड पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। क्योंकि पेट्रोल हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो हमारी बाइक्स चलती है, कार्स चलती है, वो पेट्रोल से ही चलती है। सो एक ही मेन रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स से डिराइव होता है जो कि सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो सी बेड होता है, जो सी के नीचे की ज़मीन होती है, वहाँ पर ये डिपॉजिट होते हैं। इन्हें फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ड्रिलिंग प्रोसेस। क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रिलिंग इज सेंड टू द रिफाइनरी। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं ये तो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो क्रूड ऑयल होता है मीन्स कच्चा तेल होता है, इसे बाहर निकाला जाता है पहले, फिर इसे रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है। फिर वहाँ से कुछ प्रोसेस से फिर इन्हें प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इसके, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ल्यूब्रिकेंट्स है, वैक्स से, सिंथेटिक रबर है, प्लास्टिक से, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती है। It serves as a transport fuel, lubricant, illuminant, and raw material for a variety of products. These valuable petroleum products are also known as black gold. ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, काला सोना। एडवांटेज क्या है इसका? क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का बेस है और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है टैंकर्स के थ्रू। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ड्यू टू गैस लीकेज और ऑयल स्पिलेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स एंड एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो गैस लीकेज होता है, ऑयल स्पिलेज होता है इनके थ्रू, उससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन भी होती है, जो इसके पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। Now next is natural gas. Natural gas is found along with petroleum deposits. Natural gas भी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही प्रेजेंट होती है। इसमें गैशियस हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन है, इनका मिक्सचर होता है। इसके यूज़ क्या क्या है? एक तो हो गया ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल यूज़ किया जाता है। मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों ने देखा होगा जो ऑटो रिक्शा चलते हैं वो सीएनजी के ही चलते हैं। फिर डोमेस्टिक फ्यूल, जो हम लोग घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये हमारे डोमेस्टिक फ्यूल है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ की जाती है। इसका एडवांटेज है कि ये चीपर होती है, मीन्स सस्ती होती है, और कोल एंड पेट्रोलियम से ज़्यादा क्लीन होती है। इसे भी हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि जो गैस लीकेज और ऑयल स्पिलेज होता है उससे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डिप्लीट होता है, जिसकी वजह से बहुत बार एसिड रेन हो जाती है। फॉसिल फ्यूल्स तो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वाटर पावर। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स टू होल्ड एक्सेस ऑफ वाटर। डैम्स तो आप लोगों ने सबने देखे ही होंगे। डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, वाटर स्टोर किया जाता है। जब उन्हें रिलीज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक हाइट से, तो उसे एक मोमेंटम बनता है जो कि टर्बाइंस में जाकर वहाँ से स्पीड टर्न्स द टर्बाइंस विद स्पीड, thereby जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स के थ्रू बड़े बड़े मशीन्स लगी रहती है जिन्हें हम टर्बाइंस कहते हैं, उसके थ्रू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइडल पावर अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पावर जनरेशन। वाटर रिलीज्ड आफ्टर पावर जनरेशन कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, फिशिंग, इंडस्ट्रीज एंड अदर नॉर्मल यूजेस। जो वाटर से जो पावर जनरेट की जाती है वो किस में यूज़ की जाती है? इरिगेशन में यूज़ की जाती है, फिशिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, और कुछ अदर नॉर्मल यूजेस में भी इसे यूज़ किया जाता है हाइडल पावर को।
Even the same water can help regenerate electricity if again this water is meant to fall from height. ठीक है, सेम वाटर को फिर से आप उससे इलेक्ट्रिसिटी रीजनरेट कर सकते हैं जब आप उसको फिर से फॉल से एक ग्रेट हाइट से वापस फॉल करेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि इरिगेशन को प्रमोट करता है, फिशिंग को प्रमोट करता है और एक नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर। इससे कोई पॉल्यूशन तो होता नहीं है पानी से, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स आर एक्सपेंसिव टू सेटअप। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो गांधी सागर में बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इनकी मशीनरीज। लोकल कम्युनिटीज़ गेट डिस्प्लेड ऑन लार्ज स्केल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जब डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो जो आसपास की कम्युनिटी होती है उन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है। एट टाइम दे ऑल्सो कॉज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज़। बहुत बार जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, जो निजी इलाके होते हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, ये हमारा नेक्स्ट हो गया है। नेक्स्ट पावर रिसोर्सेज। New and alternative sources of power other than fossil fuels are known as non-conventional sources of power। जो न्यू और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर है फॉसिल फ्यूल्स के अलावा, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। दिस सोर्सेज आर नीड ऑफ टाइम एंड आर ट्रेंडिंग इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, ये बहुत पूरे वर्ल्ड में इनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल भी है, रिन्यूएबल भी है और सबसे मेनली इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन फ्री है, इनसे पॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं, पहला है सोलर पावर। सन शाइन्स एवरी डे इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन दिस अर्थ। जो सन शाइन करता है डेली, वो मेन सोर्स होता है हीट एंड लाइट का हमारे अर्थ पर। इसी पावर को सोलर सेल्स के थ्रू ट्रैप किया जाता है। सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है लाइट और हीटिंग पर्पस से। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल नेशंस यूज सोलर एनर्जी इन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड कम्युनिटी लाइट्स। जो ट्रॉपिकल नेशंस है वो लोग सोलर एनर्जी को ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज़ करते हैं, कम्युनिटी लाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स एंड सोलर ड्रायर्स। इनको सोलर कुकर्स में सोलर हीटर्स बनाए जाते हैं, सोलर ड्रायर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी इस सोलर पावर को यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर है, कभी ख़त्म होगा ही नहीं क्योंकि सनलाइट तो डेली आती है ना, और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता इससे। डिसएडवांटेज ये है इसका कि इट इज़ अ डिफ्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरी एक्सपेंसिव टू यूटिलाइज। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट है विंड पावर। देखे होंगे आपने सोलर पैनल्स, ये विंड मिल्स, ये सब हमारे आसपास के एरिया में लगे हुए हैं। विंड पावर, द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन हेल्पफुल फोर्स फॉर सेलर्स टू नेविगेट देयर शिप्स। जो पावर ऑफ विंड है वो जो शिप नेविगेट करते हैं सेलर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फार्मर्स हैव बीन यूजिंग फोर्स ऑफ विंड टू ड्राइव द व्हीट मिल्स एंड पंप आउट वाटर। जो फार्मर्स होते हैं वो भी विंड के फोर्स को यूज़ करते हैं अपने व्हीट मिल्स के लिए और वाटर को पंप आउट करने के लिए। इन प्रेजेंट टाइम पावर ऑफ विंड इज हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है। क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स इज नॉन एज विंड फार्म। जो बहुत सारी विंड मिल्स एक साथ लगी हुई रहती है उसे हम कहते हैं विंड फार्म, जो कि बहुत सारी प्लेसेस पे लगे हुए रहते हैं, मेनली माउंटेन पासेस पे और कोस्ट के अलॉन्ग। इसका एडवांटेज ये कि सेफ़ होती है, क्लीन होती है और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर है। एक बार इसे सेटअप कर दिया तो फिर बहुत लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसका डिसएडवांटेज ये कि इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ आवाज़ करती होगी तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है इससे, और ये बर्ड्स के लिए और रेडियो टीवी सिग्नल्स के लिए हार्मफुल होती है, और जो इसका सेटअप होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल्स। जो यूरेनियम एंड थोरियम है ये रेडियो एक्टिव मेटल्स है। यूरेनियम एंड थोरियम आर रेडियो एक्टिव मेटल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। इन्हें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो इनके अंदर न्यूक्लियस उन्हें स्प्लिट किया जाता है, इन एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उन्हें स्प्लिट किया जाता है, जिससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं और उसके थ्रू न्यूक्लियर फिजन के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके।
Vast uranium and thorium deposits are found in regions of USA, Canada, Russia, South Africa, France, Brazil and India. इन सारी प्लेसेस पे यूरेनियम एंड थोरियम प्रेजेंट होते हैं। इंडिया में ये कहाँ पर प्रेजेंट है? राजस्थान में और झारखंड में। मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला हैव डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम इन लार्ज क्वांटिटीज़। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इसका सेटअप भी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल पावर। द हीट ऑफ अर्थ इज़ यूज टू जनरेट जियोथर्मल पावर। जो अर्थ के अंदर से हीट निकलती है वो जियोथर्मल पावर उससे जनरेट की जाती है। जो हॉट स्प्रिंग्स होती है, जो हॉट रॉक्स होती है अर्थ इंटीरियर में और गीजर्स में, वहाँ से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। इस हीट से पावर जनरेट की जाती है। द हॉट स्प्रिंग्स हैव बीन इन यूज़ फॉर सेवरल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये क्लीन होती है, इको फ्रेंडली होती है और हमेशा ये अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज ये है कि एज द लोकेशन इज़ फार फ्रॉम सिटीज, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर इज़ ह्यूज। ये जो सेटअप होता है ये सिटीज़ से बाहर लगाना पड़ता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा होता है। टाइडल पावर क्या होती है? जो टाइड्स आती है ओशन से, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। जो डैम्स होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। जो सी की ओपनिंग होती है वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं। द एनर्जी ऑफ हाई टाइड्स टर्न द टर्बाइंस। जो हाई टाइड्स आती है उसकी एनर्जी से टर्बाइंस में उन्हें टर्न किया जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर उसे ट्रैप करके उसे यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज भी होता है कि नॉन पॉल्यूटिंग होती है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्नेस एंड कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी प्रोसेस, और इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो वाइल्ड लाइफ होती है, मराइन लाइफ जो होती है, जैसे फिशेस हो गई या और भी जो वाटर एनिमल्स होते हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसकी वजह से। लास्ट वन इज़ बायोगैस। ये गैशियस फ्यूल है जो किससे ऑब्टेन होता है? हमें जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ों से हमें ये बायोगैस मिलती है। इस वेस्ट को एक बायोगैस डाइजेस्टर होता है, वहाँ पर इन सबको रख दिया जाता है, जिसमें इसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं इन्हें और उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ये मिक्सचर होती है बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की। किसका मिक्सचर होता है बायोगैस में? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, जो कि एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कुकिंग में, हाउस होल्ड और लाइटनिंग पर्पसेस में। जो लेफ्ट ओवर स्लरी होती है उसे एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है। मीन्स जो बच जाता है बाकी का कचरा, उसे एज अ खाद के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जो खेतों में मैन्योर डाला जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। बायोगैस प्लांट्स आर क्वाइट कॉमन इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में बायोगैस प्लांट बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इट यूजेस बायो वेस्ट विच इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। मीन्स इसका जो वेस्ट निकलता है वो भी यूज़ किया जाता है और ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इससे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। अब कंजर्वेशन। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, उनके रिप्रोडक्शन में बहुत हज़ारों साल लगते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर इन्हें एक बार कंज्यूम कर लिया गया तो ये ईजिली रिप्लेस नहीं होते हैं, इसलिए फॉसिल फ्यूल को रिजर्व करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग अभी एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, सो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व देम, सेविंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। कुछ मेथड्स बताई गई हैं कंजर्व करने की, जैसे कि यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी मिनिमाइज। जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, उन्हें इंकरेज करना चाहिए, और जो रिन्यूएबल और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है पावर के, उन्हें इंक्रीज़ करना चाहिए।